Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of class 9, Matter in Our Surroundings. So, gist of topics which we will learn today is states what is matter, characteristic of particles, states of matter, change of state, evaporation and factor, latent heat of concept. सो आज के चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे. So, the first topic of this chapter is what is matter. So, the definition of what is matter is anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज़ जिसका जो एक जगह घेरे और उसका अपना एक मास हो उसे कहा जाता है मैटर. तो इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक मैटर हैं क्योंकि उनका अपना एक स्पेस है और उनका अपना एक मास है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, एयर, रॉक्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, स्मोक. हम ह्यूमंस भी एक मैटर हैं क्योंकि हम भी 5 टाइप्स ऑफ मैटर से मिलकर बने हैं जिसे कहा जाता है पंच तत्व. दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. सो नाउ एवरी मैटर हैज़ सम पार्टिकल्स और वो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही मैटर जो है वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. और वो पार्टिकल्स के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहला है पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. अ स्पॉन्ज के बीच में पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसी वजह से हम उसे ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर डिज़ोल्व शुगर, शुगर पार्टिकल्स फिल द गैप बिटवीन वाटर पार्टिकल्स. अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी पानी में क्यों घुल जाती है? वो इसीलिए घुल जाती है क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं. यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाके शुगर के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं, इसीलिए वो उसमें आसानी से घुल जाती है. तो इसीलिए पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. द सेकेंड इज़ पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. पार्टिकल्स हमेशा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. क्यों मूव करते रहते हैं? क्योंकि उनकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. वो एक जगह रुक नहीं सकते, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. ठीक है. और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना ज़्यादा उनकी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उतनी ज़्यादा उनकी मूवमेंट जो है वो फास्टर हो जाती है. इसीलिए पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. थर्ड इज़ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. जैसे कैसे अट्रैक्ट करते हैं? पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं. इसीलिए सॉलिड्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन है. इसी वजह से सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है. जैसे यहाँ पे सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन एंड गैसेस आर द वीकेस्ट. क्योंकि सॉलिड्स के बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम है. इसी वजह से सॉलिड्स जो हैं वो आपके हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं. रिजिड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है. वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. इसी वजह से लिक्विड जो है वो कैसे नेचर का होता है? फ्लूइड नेचर का होता है. यानी वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर जाता है, इतना रिजिड नहीं होता.
लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस जो है वो आसानी से पूरे हर जगह डिफ्यूज़ हो जाती हैं एयर में, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, इसीलिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, यानी लॉन्ग डिस्टेंसेस में आसानी से मूव कर सकती हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही वीकेस्ट जो है वो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सॉलिड अगर हम देखें तो यानी कि सॉलिड के बीच में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लिक्विड्स में होता है, और उसके बाद होता है गैसेस में। ओके, तो नाउ अगर हम रिवाइज करें दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो सबसे पहला यही है कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सेकंड इज पार्टिकल्स हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, और पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। नाउ अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, दैट इज डिफ्यूजन इन एक्शन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एक हमने पानी का ग्लास लिया है और एक हमने ड्रॉपर में इंक भर लिया है। इस ड्रॉपर की मदद से हम 1 बाय 1 करके एक एक ड्रॉप जो है इस पानी में डाल रहे हैं, लेकिन हम स्टिरिंग नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे विदाउट स्टिरिंग लिखा हुआ है, यानी कि बिना स्टिरिंग के हम जो है इंक को एक एक बूंद करके इस पानी में मिक्स कर रहे हैं। बिना स्टिरिंग के हम देखेंगे थोड़े टाइम के बाद जो है ये पूरी की पूरी इंक जो है वो पानी में क्या होगी, घुल जाएगी। क्यों घुल जाएगी? क्योंकि पार्टिकल्स, अभी हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, और जैसे ही हमने इंक को डाला तो इंक के पार्टिकल्स भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो इंक के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, मूव करते करते पूरे जहाँ भी स्पेस होगा वाटर में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ पर पूरी तरीके से फैल जाएंगे। तो वही जो वो एक इंक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ आसानी से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह रुकते नहीं हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और इससे ये भी पता चलता है हमें कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस भी काफ़ी होता है। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो एक मैटर का पार्टिकल जो है वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ कभी भी डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पार्टिकल स्पेस नहीं होगी तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की जगह पर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उनके बीच में स्पेस है दोनों मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो वो आसानी से अपने अपने मैटर को छोड़ के दूसरे मैटर के जो स्पेस है वहाँ पर जाकर वो बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से वो आपस में, हमें ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और उसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ व्हाट? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो इस एक्टिविटी से, डिफ्यूजन एक्टिविटी से हमें पता चलता है दो कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स की यहाँ पे प्रूफ हो जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, एंड द सेकेंड इज़ पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, नाउ हम बात करते हैं अब स्टेट्स ऑफ मैटर की। हम सब जानते हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस। सो सॉलिड की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो जैसे एग्जांपल हो गया आइस, रॉक, वुड, ये सब क्या हैं आपके, ये एग्जांपल हैं सॉलिड मैटर के। ठीक है, सॉलिड मैटर बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, इसी वजह से उनका एक फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे दे रखा है वुड का। अब वुड का जो भी शेप होगा या जो भी वॉल्यूम होगा उसे आप कहीं भी लेकर चले जाओ पूरे यूनिवर्स में, उसका वही शेप और वही वॉल्यूम होगा, वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है, उसका एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें वॉल्यूम लिक्विड की,
तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो उसका ही शेप ले लेता है। आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, जग में डालोगे तो जग जग का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। क्योंकि अगर 1 लीटर अगर हमने लिक्विड लिया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। जग में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा, किसी और कंटेनर में डालोगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप बदल जाएगा। शेप जैसे कंटेनर में डालोगे वैसा शेप ढल जाएगा उसका, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो है, लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, मॉडरेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बता ही चुकी हूँ, वाटर एंड मरकरी। ठीक है, मरकरी आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, क्या है, एक एलिमेंट है मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इसका शेप कैसा होता है, मतलब किस तरीके का मैटर होता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये वाटर एंड मरकरी जो है वो लिक्विड के एग्जाम्पल हैं, लिक्विड मैटर के, जिनका फिक्स वॉल्यूम है बट शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। अगर हम बात करें तीसरे स्टेट ऑफ मैटर गैस की, तो गैस का ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर का शेप तो ले ही लेगा, लेकिन वॉल्यूम भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पेस होगा कंटेनर में उतनी ज़्यादा जो है वो गैस जो है वो फैल के अपने वॉल्यूम को बदल सकती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी वजह से, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका एयर एंड स्टीम। ओके, तो दिस इज़, ये थे हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं, अगर हम और देखें इनको डिटेल में कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में क्या कंपैरिजन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें शेप की, तो शेप में अगेन वही, सॉलिड फिक्स है, लिक्विड नो फिक्स शेप, गैस नो फिक्स शेप। जैसे कंटेनर में डालोगे वैसा ही शेप ले लेंगे। वॉल्यूम सॉलिड की फ़िक्स है, लिक्विड की भी फ़िक्स है, बट गैस की कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं है क्योंकि डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कंटेनर में डालोगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेस है और फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो जैसे ही जितना ज़्यादा बड़ा कंटेनर होगा उतनी ज़्यादा गैस फैलती जाएगी, तो वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होगा। कंप्रेसिबिलिटी की हम बात करें अगर, तो सॉलिड ऑफ कोर्स इनकम्प्रेसिबल है क्योंकि रिजिड है। लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेसिबल हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट गैस हाईली कंप्रेसिबल है। मतलब इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबल है कि आप इसे कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे किसी भी कंटेनर में जो है वो आसानी से फिक्स कर सकते हो। फ्लूइडिटी, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, रिजिड हैं। लिक्विड फ्लूइड नेचर है उनका, आसानी से फ्लो कर सकते हैं, और गैस भी आसानी से फ्लो कर सकती है। स्पेस, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में सॉलिड की कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में मॉडरेट है, गैस में बहुत कम है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम है। सबसे कम क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है गैस में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नाउ, जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर हमने देख लिए हैं, 3 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं, मतलब आसानी से जो हैं वो एक स्टेट्स ऑफ मैटर को हम दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहला जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है सॉलिड, तो हम सॉलिड को आसानी से लिक्विड में बदल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें किसका, आइस का, तो आइस क्या है, आइस का क्या स्टेट ऑफ मैटर है, आइस है सॉलिड।
अगर हम उसे मेल्ट करते हैं, ठीक है, मेल्ट करते हैं, हीट यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेल्ट कैसे होगी आइस, हमें यहाँ पर उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट हम प्रोवाइड करेंगे, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि विदाउट हीट के कोई भी स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मैटर किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर हीट की, ठीक है। तो हीट हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, यानी कि हमें आइस को यहाँ पर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा किस में, अगर हम चाहते हैं कि आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए। तो उस हीट प्रोवाइड करने के बाद आइस जो है वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर सेम जो है वो आपका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि लिक्विड से आप सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो। लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज करेंगे, वाटर को आइस में कैसे चेंज करेंगे, बाय फ्रीजिंग, फ्रीज़ करके। लेकिन यहाँ भी इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपको यहाँ पे भी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब हीट यहाँ पर कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब मेल्टिंग में तो ये है कि हम हीट प्रोवाइड ज़्यादा करेंगे तभी सॉलिड से लिक्विड में वो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रीजिंग में अगर हमें फ्रीज़ करना है तो यहाँ पर हमें हीट जो है वो थोड़ी बहुत हीट होगी, बहुत ज़्यादा हीट नहीं। जो भी हीट होगी वो आपके सराउंडिंग की ही होगी, हमें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्रीज़ करना है। तो लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में फ्रीज़ करना है, तो यानी सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो फ्रीजिंग करनी पड़ेगी। और फ्रीजिंग करने से आसानी से लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने पानी को क्या रखा, फ्रीज़र में रखा, तो वो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े घंटों के बाद किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्रीजिंग हुई है। लेकिन वहाँ पर भी हीट यूज़ हुई है, लेकिन थोड़ी कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम मात्रा में, 1 से 2% मात्रा में जो है आपकी हीट यहाँ पर यूज़ हुई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड से गैस कन्वर्जन की। तो लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्जन होगा, बाय वेपराइजेशन। कैसे, बाय वेपराइजेशन, यानी कि अगर आप वाटर को बॉईल करते हो, ठीक है, बॉईल करो यानी हीट प्रोवाइड करो, तो वो थोड़े टाइम के बाद स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। तो स्टीम में कन्वर्ट होने लगा मतलब कि गैस में आ गया, गैस में कन्वर्जन हो गया उसका, उसको कहा जाता है क्या, वेपराइजेशन। यहाँ हमें ज़्यादा हीट देनी है, ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट देंगे तभी लिक्विड से गैस में जो है उसका कन्वर्जन हो पाएगा, ठीक है। अब वहीं उल्टा अगर हम इसका देखें, गैस से लिक्विड में देखें, तो गैस से अगर हमें लिक्विड में बदलना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करना पड़ेगा। कंडेंसेशन, अब यहाँ पर हीट जो है वो बहुत कम हो जाएगी, यानी हीट यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हीट यहाँ पर बहुत ही कम प्रोवाइड करनी है गैस से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर तो कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर हमें यहाँ कम रखना है क्योंकि हीट कम रखनी है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा, प्रेशर हाई रखना पड़ेगा और टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, तब जाके गैस जो है वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बाय मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड बाय फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस बाय वेपराइजेशन एंड गैस टू लिक्विड बाय कंडेंसेशन। प्रोवाइडेड यहाँ पर जो कंडीशन है वो हीट की है, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा हीट है, और लिक्विड से सॉलिड में हीट जो है वो कम है। मतलब हीट की जो कंडीशन है वो यहाँ पर डिपेंड कर रही है कि हम कौन से स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, ये हमारी चार प्रोसेस हैं। उन 4 प्रोसेस के अलावा यहाँ पे 2 एक्सेप्शनल प्रोसेस भी हैं। पहला है आपका सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन जो है वो क्या है, जब हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैस में। यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हमने देखा, लिक्विड से गैस का कन्वर्जन देखा, लेकिन सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन है डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, यानी कि डायरेक्ट अगर हमें सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। जैसे इसमें एग्जांपल है ड्राई आइस का। ड्राई आइस आपकी कुछ नहीं है, ड्राई आइस आपकी ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वो ड्राई स्टेट में होती है तब उसे ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, तो ड्राई आइस सॉलिड स्टेट में है, ये कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगी। और इसके अलावा अगर आप और फैमिला मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स को एग्जांपल उठाना चाहें तो आयोडीन का ले सकते हैं। आयोडीन आप कभी घर पे ये भी करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कि आयोडीन को जब हम हीट करें, क्योंकि आयोडीन किस स्टेट में है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में है, उसको अगर आप हीट करते हो तो वो कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, यानी कि गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, एयर में डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कभी लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। ऐसे ही कैम्फर है, कैम्फर यानी कपूर। ठीक है, कपूर को भी आप हीट करके कभी देखो, जैसे आपके घर में भी आप देख सकते हो, जब पूजा करते हैं तो उसमें कैम्फर यानी कि कपूर यूज़ होता है। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कि जब भी आप कपूर को जलाओगे तो वो क्या लिक्विड स्टेट में आता है, नहीं, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होके वेपराइज होके हवा में उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है आपका सब्लिमेशन। ये सब आपके किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं आपके गैशियस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। वहीं इसका अपोजिट जो है वो है डिपोजिशन, यानी कि अगर आपको अब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाना है, यानी विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहे हो, उसे कहा जाता है डिपोजिशन। क्या कहा जाता है, सॉरी गैस से लिक्विड में आप जाओगे तो उसे कहा जाता है क्या, डिपोजिशन। यानी कि गैस जो है वो आपकी, जब आप वही टेम्परेचर का कंडीशन हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी, टेम्परेचर और प्रेशर की। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गैस जो है वो आपकी डायरेक्टली सॉलिड में चली जाती है बिना लिक्विड में आए हुए। उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, डिपोजिशन। क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। तो आई होप को ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, हमें ये चार चीज़ें तो बहुत इजीली समझ आ जाती हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग है, लिक्विड से गैस में गए वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में आए कंडेंसेशन। बट सब्लिमेशन और डिपोजिशन जो हैं वो एक दो आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिट ही। मतलब सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, और डिपोजिशन क्या है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसी भी चीज़ का मेल्ट होना। और मेल्ट कब होगा, अगर हम यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। जैसे एग्जाम्पल आपका आइस से वाटर में चेंज होना, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि प्रेशर को यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास एटमॉस्फेयर जो है उसका एक अपना प्रेशर होता है। अगर हम आइस को हीट कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वाटर में यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम उसको हीट करके एक टेम्परेचर तो दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जो है वो आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, लेकिन उस समय उस एटमॉस्फेयर का, आसपास के एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर तो होगा। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ हमें लेकर चलना पड़ता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाता है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, उसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और आइस कब मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आइस मेल्ट हो जाती है किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिसे हम केल्विन में 273 केल्विन कहते हैं।
ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होकर जो है कन्वर्ट हो जाती है किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट भी वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड जो है वो बॉयल होकर गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है। उसका भी क्या होता है, अपना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है। टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल वही, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है। और वाटर बॉयल होना स्टार्ट कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। कब स्टार्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिलेगा वाटर को, वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, और वो तब तक जो है वो एवोपरेट होना भी स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि वेपराइज होना स्टार्ट नहीं होगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, जब तक कि उसे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं मिल जाता। इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जाकर ही सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी वो टेम्परेचर है जिस पे वाटर जो है वो बॉयल होकर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों ही टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। टेम्परेचर जो है या तो वो सेल्सियस में आपका देखा जाता है या केल्विन में मेजर किया जाता है। तो केल्विन और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है, केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, तो अगर आपसे केल्विन में पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, आप उसमें 273 ऐड कर दोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, सपोज़ मेरे पास है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस की जगह 10 लिखूँगी और यहाँ पे 273 कितना हो गया, 283 केल्विन हो गया। वहीं हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। सपोज़ मुझे 10 केल्विन दे रखा है टेम्परेचर और मुझे सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में हम 10 में से माइनस कर देंगे 273 को, तो कितना आ जाएगा, 263 आ जाएगा, बट माइनस का आएगा डिग्री केल्विन। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, केल्विन टू सेल्सियस जो रिलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में, इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और किस तरीके से आप टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, यानी छुपी हुई हीट। ये हीट होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए इसे कहा गया है यहाँ पर क्या, लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। क्या डेफिनेशन है इसकी, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये एक ऐसी हीट एनर्जी है जो रिलीज़ भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है, यानी सॉलिड टू लिक्विड जाता है, लिक्विड टू गैस जाता है, या उल्टा भी हो सकता है, गैस से लिक्विड आ रहा है या लिक्विड से सॉलिड आ रहा है। हीट तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ही, अभी हमने पढ़ा ऊपर भी कि किस तरीके से हीट जो है एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है अगर हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिपेंड कर रहा है कि किसी में हमें हीट ज़्यादा चाहिए, किसी में हमें हीट कम चाहिए, लेकिन हीट का होना ज़रूरी है। तो ये वही लेकिन ये जो हीट है, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब भी हो रही है और रिलीज़ भी हो रही है जब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में बदल रहे हैं, लेकिन बिना उसके टेम्परेचर में चेंज आए। मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हीट एनर्जी तो एब्जॉर्ब भी हो रही है और रिलीज़ भी हो रही है। उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे लेटेंट हीट या हिडन हीट। इसीलिए इसे छुपी हुई हीट कहा जाता है क्योंकि ये कहीं भी मेजर नहीं होती। ठीक है। ये छुपी हुई है लेकिन रिलीज़ भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो बदलता है।
अब जब यहाँ पर मेजरमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी आपको यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज नज़र नहीं आ रहा तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, लॉजिकली देखें, तो इसका मतलब तो कोई भी हीट जो है वो ना तो यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, ना यहाँ पे एब्जॉर्ब की जा रही है, ना रिलीज़ हो रही है। लेकिन फिर भी रिलीज़ भी होती है थोड़ी बहुत हीट और एब्जॉर्ब भी होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसीलिए उसको कहा जा रहा है लेटेंट हीट। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहली जो लेटेंट हीट है वो है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? ये वो हीट है जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप कौन सा स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को हम बदल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आइस को मेल्ट करना पड़ेगा। जब हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो आइस मेल्ट होकर तभी तो लिक्विड में स्टेट ऑफ मैटर में बदलेगी। ठीक है, लेकिन ये बदलेगी यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही ये चेंज होगी। ठीक है, इस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ना तो टेम्परेचर नेगेटिव में जाएगा इधर, ना पीछे की तरफ जाएगा, यानी कम नहीं होगा, ना ही आगे की तरफ जाएगा, ना ही पॉजिटिव होगा, ना ही बढ़ेगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहने वाला है, ना ये कम होगा ना ही ये ज़्यादा होगा। तो मतलब टेम्परेचर में तो कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन जब हम यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं तो यानी हमें हीट तो देनी पड़ेगी। मतलब मैटर अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हीट तो प्रोवाइड की होगी। तो वो जो हीट प्रोवाइड की है हमने, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते टाइम। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और दूसरा जो है इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि यहाँ पर लिक्विड से किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड से गैस में। जब लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना तो कम हो रहा है ना तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है। स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है यानी कि हीट प्रोवाइड की गई है। हीट प्रोवाइड तो की गई है, रिलीज़ भी हुई है और एब्जॉर्ब्ड भी हुई है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी उसका यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। लेटेंट का मतलब ही है छुपा हुआ होना, यानी कि वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, मेजर भी नहीं हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर में कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर फ्यूजन में 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। वेपराइजेशन में 100 डिग्री सेल्सियस था तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि जब टेम्परेचर में कोई मेजरमेंट नहीं हो रहा है तो यानी कि हमने कोई हीट प्रोवाइड ही नहीं की है, ना तो कोई हीट रिलीज़ हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर स्टेट ऑफ मैटर बदल रहे हैं तो मतलब हीट प्रोवाइड की गई है, लेकिन टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो तब इसे कहा जा रहा है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन केस ऑफ solid to liquid, latent heat of vaporization in case of liquid to gas. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो बेसिकली 334 जूल पर ग्राम है और वेपराइजेशन में 2260 जूल पर ग्राम है। ऐसा मेजर किया गया है कि इतना जो जूल ऑफ एनर्जी, यानी इतनी जूल ऑफ हीट ऑफ एनर्जी जो है वो पर ग्राम प्रोवाइड करनी पड़ती है अगर हमें स्टेट ऑफ मैटर को बदलना है। लेकिन ये एक डेटा है, एक पैरामीटर है कि इतनी जो है वो हीट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होती है, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आता, टेम्परेचर उतना ही रहता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर यानी गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के आए हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बॉइलिंग
पॉइंट था कि जब हम एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट था, और वो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका लिक्विड जो है वो वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा बिलो, यानी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना है लिक्विड का? 100 डिग्री सेल्सियस है। अभी हम पढ़ के आए हैं 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे यानी 98 या 99 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचता है लिक्विड का टेम्परेचर, वो तभी स्टार्ट हो जाता है इवेपोरेट करना। इवेपोरेट यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होना, स्टीम में कन्वर्ट होना, तब इसे इवेपोरेशन कहा जा रहा है। ठीक है, हर टॉपिक की हर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि वो कंडीशन जो फुलफिल होगी तभी वो प्रोसेस जो है वो हो पाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन की यहाँ पे कंडीशन क्या है? इवेपोरेशन की कंडीशन यही है कि लिक्विड जो है वो वेपर यानी गैस में कन्वर्ट तभी हो पाएगा अगर वो लिक्विड जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम, बॉइलिंग पॉइंट जो उसका 100 डिग्री सेल्सियस है उससे कम में ही जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, किसमें? गैस में और वेपर्स में। ठीक है, उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन बेसिकली क्या करता है? कूलिंग कॉज करता है, यानी ठंडक देता है। ठंडक कैसे देता है? क्योंकि इवेपोरेशन में जितने भी आपके हाई एनर्जी सरफेस पार्टिकल्स हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स, क्योंकि हमें अभी पढ़ के आए हैं हम कि हम पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते रहते हैं? क्योंकि उनकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो उनकी जो हाई एनर्जी के कारण ही वो जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इवेपोरेशन क्या करता है? इवेपोरेशन की वजह से वो जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वहाँ से स्केप कर जाते हैं, मतलब वहाँ से चले जाते हैं उस जगह को छोड़कर। ठीक है, तो जितना भी टेम्परेचर उस लिक्विड का रह जाता है वो क्या होगा? जब जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी वो स्केप कर गए, वहाँ से चले गए छोड़कर जगह को, तो वहाँ पर क्या रह गए? लो एनर्जी पार्टिकल्स रह गए, मतलब वो पार्टिकल्स रह गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो मतलब वहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो शो होगा, यहाँ की वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठंडी लगेंगी, और जगह पर जो है वो चीज़ें ज़्यादा गर्म होंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि वहाँ से जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे वो उस जगह को छोड़कर चले गए, तो वहाँ टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया, तो वहाँ पर कूलिंग जो है वो देखने को मिलती है। इसीलिए एवेपोरेशन के आपके डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और वो एवेपोरेशन के कारण ही होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो रियल लाइफ एग्जांपल्स में एवेपोरेशन का फैक्ट देखें वो है सबसे पहले अप्लाइंग एसीटोन। अगर अपने हैंड पे और अपने पाम पे एसीटोन की एक ड्रॉप डालते हो तो क्या होता है? वहाँ पर आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट जो है वो शो होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जैसे ही आपने एसीटोन डाला उस पर्टिकुलर जगह पे जितने भी, क्योंकि आपका पाम पहले से गर्म था। क्यों गर्म था? क्योंकि वहाँ पर क्या थे? हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे। ठीक है, और जैसे ही आपने वहाँ पे एसीटोन डाला तो एसीटोन डालने के बाद वहाँ पर इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है कि वहाँ से जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो स्केप कर गए। ठीक है, जिन जो भी टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे वो वहाँ से चले गए उसे छोड़कर, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लो एनर्जी पार्टिकल्स रह गए, और लो एनर्जी पार्टिकल्स तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट ही शो करेंगे। स्वेटिंग जो होती है गर्मियों में वो हमारी बॉडी को कूल क्यों रखती है? इसीलिए रखती है क्योंकि वो भी इवेपोरेशन का ही कारण है। कैसे? जैसे हम गर्मियों में टेम्परेचर आसपास यानी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। स्वेटिंग होनी अगर होगा, अगर टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो अगर आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उससे इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन यानी हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी?
ऑटोमेटिकली जो है वो स्वेटिंग जो वो करेगी। स्वेटिंग करने से क्या होगा, जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स होंगे वो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाएंगे और हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली कूल फील करेगी। जितने भी गीले कपड़े हैं वो भी आपके आसानी से सूख जाते हैं गर्मियों में, उसका भी कारण यही है, एवापोरेशन हो जाता है वहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो यहाँ पे देखा जाता है वो है अर्थन पॉट यानी मटका। गर्मियों में लोग जो है वो मटके का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है, तो उसमें भी एवोपरेशन ही हो रहा है। एवोपरेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि मटका जो है मटका एक मैटर है, तो उसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो जैसे ही आप उसमें पानी भरते हो तो जितना एवेपोरेशन के कारण क्या होता है कि एवेपोरेशन जब हुआ तो जितने भी उस पानी में एवेपोरेशन के कारण जो भी पार्टिकल्स थे वो वेपर फॉर्म में कहाँ जाते हैं, किस में ट्रैप हो जाते हैं, वो मटके के पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस होता है वहाँ पे आके वो ट्रैप हो जाते हैं। तो वहाँ पे आके जब ट्रैप हो जाते हैं तो यानी जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स तो सारे वहाँ पे ट्रैप हो गए। और जैसे ही अब बाहर जो टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो जो वाटर पार्टिकल्स जो वहाँ पे ट्रैप हो रखे हैं मटके यानी पॉट के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, वो वेपराइज हो जाएंगे, है ना, वेपराइज होकर बाहर निकल जाएंगे, बाहर उड़ जाएंगे। तो अंदर क्या रह जाएंगे, सिर्फ लो एनर्जी पार्टिकल्स रह जाएंगे, और लो एनर्जी पार्टिकल्स रह गए तो यानी टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया तो वहाँ पर पानी जो है वो ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो हमें एवेपोरेशन की वजह से आप रोज़ आसपास देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा आपके पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी तो वो ज़्यादा जल्दी मूव करके जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देखो पार्टिकल्स गेट मोर एनर्जी टू स्केप। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में वो हवा में क्या करेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से एवेपोरेशन कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, उस ह्यूमिडिटी के ज़्यादा होने से क्या हो जाता है ना कि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, और टेम्परेचर अगर कम हो गया तो एवेपोरेशन भी कम हो गया। ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ती है, ह्यूमिडिटी एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ऑलरेडी बहुत पहले से ही वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर पार्टिकल्स उनसे पहले से ही भरा हुआ होता है। ठीक है, अगर उसमें और ज़्यादा और पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे, यानी और वाटर पार्टिकल्स ऐड ऑन होते चले जाएंगे, तो ह्यूमिडिटी और ज़्यादा हो जाएगी, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं बचेगा। कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं बचेगा, ठीक है, तो वो क्या कर पाएंगे, वो रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, उनका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, और टेम्परेचर लो हो जाएगा तो एवापोरेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी एवोपरेशन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि विंड जो है वो वेपर पार्टिकल्स को रिमूव कर देगी। ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ती है, जब एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर स्पीड विंड की ज़्यादा होगी तो वो उन वाटर पार्टिकल्स को, वाटर वेपर पार्टिकल्स को उड़ा कर ले जाएगी, यानी रिमूव कर देगी वहाँ से, और वहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो पार्टिकल्स जो है वो फ्री हो जाएंगे और वो ईजिली जो है वो मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, यानी ऑटोमेटिकली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, तो उन्हें और ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह और जल्दी जो है वो आसानी से स्केप कर पाएंगे, इसलिए एवेपोरेशन जो है वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी एंड चौथा इज़ विंड स्पीड। टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, एवेपोरेशन के रेट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो एवेपोरेशन के रेट को कम कर रही है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है वो हमारा उसके एंड तक हम पहुंच ही चुके हैं।
हमने जो चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े वो 3 पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होते रहते हैं यूनिवर्स में, तो उनके अकॉर्डिंग जो है उन 3 स्टेट्स के बियॉन्ड जो हैं कुछ 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है BEC। ठीक है, प्लाज्मा कुछ नहीं है, प्लाज्मा एक तरीके की गैस है, आयोनाइज्ड हॉट गैस है, यानी एक ऐसी गैस जो हमारे एनवायरनमेंट में यानी हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितनी भी गैसेस हैं जब वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं, यानी उनमें आयंस आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, हॉट गैसेस में, तब वो किसकी तरह वर्क करने लगती हैं, तब वो एक प्लाज्मा की तरह वर्क करने लगती हैं, यानी एक स्टेट ऑफ मैटर की तरह वो वर्क करने लगती हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको स्टार में जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, तब आपको देखने को मिलता है। क्योंकि वो क्या है, जब लाइटनिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पर क्लाउड किसकी तरह काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्लाउड जो है वो प्लाज्मा की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हॉट गैसेस से तो ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन उनमें लाइटनिंग हो रही है, इसका मतलब उनमें चार्जेस आ चुके हैं। ठीक है, तो चार्जेस यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पर किसकी तरह काम करते हैं, प्लाज्मा की तरह काम करते हैं। ट्यूब लाइट्स में, नियॉन लाइट्स में, ठीक है, ये देखने को ज़्यादातर मिलता है। ये कंसीडर्ड किया गया है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर्ड किया जाता है प्लाज्मा को। 99% जितना भी हम यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा कैसे, क्योंकि हर तरफ हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे सराउंडिंग में गैसेस हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो गैसेस जो है उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और चार्जेस हर हर जगह प्रेजेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह प्रेजेंट है, लाइटनिंग हर जगह प्रेजेंट है, तो उनमें चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव आना जो है वो पॉसिबल है। तो इस वजह से ऐसा माना गया है कि हर जगह आपको ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर 99% यूनिवर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हॉट आयोनाइज्ड गैस है, प्लाज्मा। ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर्ड किया गया है उसे। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर्ड किया गया है BEC को। BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। ये कब बनता है, जैसे प्लाज्मा और इसका एकदम ये बिल्कुल अपोजिट है। प्लाज्मा बनता है एकदम हाई टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस और बहुत हाई टेम्परेचर पे आपका प्लाज्मा देखने को मिलता है। लेकिन BEC बिल्कुल नेगेटिव यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे पहुंच जाती है, जब चीज़ यानी -273 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, वहाँ पर बनता है आपका BEC। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही -273 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुँचता है, उस टेम्परेचर पे उस जगह के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भुलाकर एक मैटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तभी इसको कहा गया है BEC, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी एक मैटर की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी, क्योंकि इस टेम्परेचर पे -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट हर एक पार्टिकल जो है वो आपका इनर्ट स्टेट में चला जाता है। इनर्ट यानी कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पर वो इनएक्टिव है, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव स्टेट में नहीं रह पाते वो। ठीक है, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हर एक जो पार्टिकल है वो अपनी आइडेंटिटी यानी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ठीक है, उनके बीच में स्पेस होना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उनके कहीं ना कहीं खो जाते हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय पर वो एक मैटर की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के आसपास के पार्टिकल्स तो अपनी आइडेंटिटी खो ही चुके हैं, तो वो एक मैटर की तरह वहाँ पर बन जाता है, यानी एक मैटर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माना जाता है, बट पहुँचता नहीं है ज़ीरो तक। ठीक है, ज़ीरो तक पहुँच जाएगा फिर तो हमारा सॉलिड आइस स्टेट में ही पहुँचेगा, उससे थोड़ा पहले -273 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। ठीक है, ये डिस्कवर किया गया था 1995 में, किसके थ्रू, कॉर्नेल एंड वी मैन के थ्रू। इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था 1995 में।
पर अभी तक इसको कोई मैटर, स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर नहीं किया गया है। प्लाज्मा को माना गया है कि वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, बट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट माना जाता है कि एक तरीके का मैटर है, बट अभी पूरी तरीके से इसको कोई स्टेट ऑफ मैटर का दर्जा नहीं दिया गया है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले हमने मैटर पढ़ा था। कोई भी चीज़ जो जिसका अपना मास है, वो एक जगह घेर रही है, वो क्या है, मैटर है। जैसे हम एक मैटर हैं, अगर हम कहीं पर बैठे हैं तो हमने एक स्पेस घेरा हुआ है, हमारा एक मास है, तो यानी हम एक मैटर हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस है आइस के लिए। सब्लिमेशन जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एग्जांपल ड्राई आइस। इवेपोरेशन, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट विच कॉजेज कूलिंग। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन वही पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग है। बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना, वाटर के लिए क्या है वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज़ हो रही है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। वेपराइजेशन का बिल्कुल अपोजिट, वेपराइजेशन क्या था, वेपराइजेशन था आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, वो वेपराइजेशन है। और जहाँ पर गैस से यानी कि लिक्विड में चेंज हो रहा है वो आपका कंडेंसेशन है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया। अगर हम क्विक रिवीजन देखें तो सबसे पहला, मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैव स्पेस, आर इन कांस्टेंट मोशन, अट्रैक्ट ईच अदर। 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हमने। उसके बाद सॉलिड जिसकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लिक्विड की फिक्स्ड वॉल्यूम है पर शेप फिक्स नहीं है। गैस का ना तो कोई शेप फिक्स है और ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स है। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे केल्विन स्केल से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट होना है उसका फॉर्मूला भी दे रखा है। सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 334 जूल पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2260 जूल पर ग्राम। उसके बाद है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से बिलो एवेपोरेशन होता है और ये कूलिंग कॉज करता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तब भी ज़्यादा होगा, और जितनी विंड स्पीड होगी उतना ही ये एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से एवेपोरेशन का रेट आपका कम हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर थैंक यू सो मच।